फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल अच्छी न्यूज़। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने कल सोच रखा है कि आज मैं कुछ ऐसा काम करूंगा कि मेरा पूरा दिन व्यस्त रहेगा और आपने डिसाइड करके रखा है कि मुझे क्या क्या काम कब कब करना है, पर जब अगले दिन आप उठते हैं तो आप देखते हैं कि पूरे घर में लाइट नहीं है। सुबह से शाम हो जाती है पर आपके घर में लाइट ही नहीं आती, तो आप क्या करेंगे? क्या आपका कोई कुछ काम हो पाएगा? नहीं फ्रेंड्स, अगर आपका कुछ काम ऐसा है जो कि लाइट में ही हो सकता है तो वो आप काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए गाइस, हमारे शरीर में भी एक ऐसा एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल्स होता है जो सेल को एनर्जी देता है कि पूरी बॉडी को फंक्शन कराए, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया पर। इस वीडियो के लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिए। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पूरी की पूरी समझ में आएगी और नेक्स्ट किसी वीडियो में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अच्छे से अच्छे नोट बना सकते हैं। पहले हम थोड़ा जानते हैं हिस्ट्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, माइटोकॉन्ड्रिया एक एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल्स है जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। यहाँ गाइस, यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। आपका एक क्वेश्चन उठेगा कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसे एनर्जी का प्रोड्यूस करते हैं, कैसे एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बेंडा, जो कि महान माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने 1898 में एक एक्सपेरिमेंट किया था यूकैरियोटिक सेल पर। वो एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं क्रिस्टलाइन वॉलेट के एक स्पेसिफिक स्टेन को, जिसमें वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पूरे सेल में घूम रहा है, और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहा गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब भी, माइटो का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है वैक्यूल्स। तो आइए दोस्तों, आगे इसके बारे में और जानते हैं। तो सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था वो सी बेंडा ने ही दिया था, जिनका पूरा नाम कार्ल बेंडा था। माइटोकॉन्ड्रिया को बेंडा के देखने से पहले माइटोकॉन्ड्रिया को 1857 में अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने देख लिया था, जो कि एक फिजियोलॉजिस्ट थे। ये आगे बढ़ते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर सर्फेस होता है, इस पर पोरीन्स, आउटर मेम्ब्रेन्स और भी कई चीजें प्रेजेंट होती हैं। अगर हम अंदर जाएं तो हमें मिलती है एटीपी सिंथेसिस, जो कि एनर्जी का फॉर्मेशन करती है। इसके अंदर इंटरक्रिस्टल स्पेस होता है और इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। देन इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो है आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स सरफेस का ज़्यादा होता है क्योंकि मैट्रिक्स का काम होता है कि एंजाइम को प्रोड्यूस करना। जितने ज़्यादा एंजाइम प्रोड्यूस होंगे उतने ही ज़्यादा एटीपी का फॉर्मेशन होगा। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। जब एटीपी टूटता है तो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होने की वजह से और राइबोसोम प्रेजेंस होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया रेप्लिकेट करता है और अपनी जैसी और कॉपीज को बनाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब इसके पास दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है और पोरस होती है। इसका मतलब कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो अलाउ करती है सारे मटेरियल को कि वो बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जा सके। पर जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं और वो क्रिस्टाई होती है, और ये इतनी जल्दी अलाउ नहीं करती कि कोई भी चीज़ इससे आर पार हो पाए। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इम्परमिएबल होती है, वो किसी भी चीज़ को इतनी जल्दी अलाउ नहीं करती है और ये कार्डियोलिपिन की बनी होती है। इनर मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया ही था, यहाँ पर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है और मैट्रिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस होता है और इसी स्पेस में एंजाइम होते हैं। वो एंजाइम एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं और एटीपी सिंथेसिस करते हैं।
इसके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है जो कि स्मॉल होता है और सर्कुलर होता है। राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और ट्रांसफर आरएनए और वेरियस टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक टाइप का प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करता, ये वेरियस टाइप के प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। थोड़ा विस्तार में जानते हैं आउटर मेम्ब्रेन के बारे में। आउटर मेम्ब्रेन जैसा कि आपको पता है प्रोटेक्टिव ऑर्गेनल्स होता है सभी ऑर्गेनिज्म में। और जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास एक प्रोटीन्स होते हैं जो कि आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जिसको VDAC कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है वोल्टेज डिपेंडेंट एनायन सेलेक्टिव एनल। ये बहुत स्मॉल टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं बाहर के प्रोटीन्स को अंदर के प्रोटीन्स तक पहुंचाने में। और ये एक बार माइटोकॉन्ड्रिया का जब टेस्ट किया गया था माइटोकॉन्ड्रिया पे, तब इसके बारे में पता चला था। चलिए अब जानते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया में एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में हम क्यों जान रहे हैं? क्योंकि एक वैज्ञानिक थे लेनिन मार्गुलिस, ये कहते थे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उनका जो उद्भव हुआ है, वो जो बने हैं वो पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की तरह बने हैं जो कि कई साल पहले हमारे पृथ्वी में एग्जिस्ट करते थे। अब इसके कुछ एविडेंस भी मिले, जैसे कि वो कहते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल्फ रिप्लिकेटिव होता है, पर बैक्टीरिया भी सेल्फ रिप्लिकेटिव होता है। अब 2 मेम्ब्रेन लेयर्स बैक्टीरिया में है तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट है। बैक्टीरिया के पास भी ओवन डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी। इसके साइज भी सेम होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो इनहेरिटिक साइटोप्लाज्मिकली होता है और बैक्टीरिया भी। चलिए आगे कुछ और बातों को जान लेते हैं। अब बात आती है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस होता है? क्या आपने कभी पढ़ा है? जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम्स होते हैं, खुद ये प्रोटीन्स को सिंथेसिस कर सकता है और ये डिवाइड हो सकता है, फ्यूज हो सकता है, अपने शेप को चेंज कर सकता है। जब इसको छोटा होने का मन करे तब ये छोटा होता है और जब इसको अपने मैट्रिक्स को बड़ा करने का मन करता है तो ये बड़ा करता है, जब क्योंकि इसको एनर्जी का प्रोडक्शन करना है। और ये बाइनरी फ्यूजन बैक्टीरिया में पाया जाता है, उसी की तरह मल्टीप्लाई होता है। अब ये इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैंने आगे बात करी थी कि प्रोकैरियोटिक कैसे अपनी एनर्जी को जनरेट करते हैं, कैसे ये एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक जैसे कि आप जानते ही हैं इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, पर प्रोकैरियोटिक सेल के पास जो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स लगी होती हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन के डोनेट करके और एक्सेप्ट करके एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। पर हम ये बता नहीं सकते कि ये कितनी एनर्जी का प्रोडक्शन कर रही हैं, क्योंकि ये अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिसके कारण ये बताना कठिन है कि ये कितनी एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। अब जो ये एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं ये थोड़ा लिमिटेड हो जाता है जब इनका साइज बढ़ता है, क्योंकि सेल के ग्रो होने पर एनर्जी की मांग बढ़ जाती है। साइज बड़ा होने पर एनर्जी की मांग बढ़ती है, पर प्रोकैरियोटिक सेल अपने आप को बैलेंस करती है, क्योंकि साइज बड़ा होता है, सेल ग्रो होता है, पर इसमें न्यूट्रिशन की कमी नहीं होती है। ये कैसी भी करके अपने सेल के न्यूट्रिशन को बैलेंस करती है और एनर्जी की सप्लाई और डिमांड को पूरा करता है। अब प्रोटीन कैसे माइटोकॉन्ड्रिया को टारगेट करता है उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। जो मोस्ट प्रोटीन होते हैं उनकी सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होती है और इसके बाद जो प्रोटीन्स होते हैं वो इम्पोर्ट किए जाते हैं अलग अलग ऑर्गेनेल में। अच्छा, तो कैसे साइटोप्लाज्म से जो प्रोटीन्स होता है उसको अलग अलग ऑर्गेनेल में पहुंचाया जाता है? जो इसके लिए एक स्पेशल सीक्वेंस काम आता है जिसको सिंगल सीक्वेंसिंग कहा जाता है। इसको सिंगल सीक्वेंसिंग टारगेट भी कहा जाता है। अब ये जो प्रोटीन है उसको प्रॉपर ऑर्गेनेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। इसमें इसकी मदद करते हैं ट्रांसलोकेटर कॉम्प्लेक्स, जो कि आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर सर्फेस में भी प्रेजेंट होते हैं। चलिए आगे जानते हैं कि किन किन चीज़ों का इसमें इम्पोर्टेंट रोल होता है। प्रोटीन सिंगल सीक्वेंस, चैपेरोनिन्स, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको हम एटीपी कहते हैं,
प्रोटीन ट्रांसलोकेटेड कॉम्प्लेक्स और सिंगल पेप्टिडेज को। आइए इनके बारे में विपरीत से जानते हैं। अब होता क्या है, जब ये टारगेटिंग मैकेनिज्म शुरू होती है तो प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है। प्रोटीन क्या करता है, अपनी एक चेन बना लेता है। ये चेन पर क्या करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है वो मॉलिक्यूल अटैच्ड हो जाता है और इसको एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस माना गया है। अब प्रोटीन ट्रांसलोकेटेड कॉम्प्लेक्स जो कि आउटर लेयर पर माइटोकॉन्ड्रिया की पाए जा रहे हैं, वो क्या करते हैं, मल्टीपल प्रोटीन्स को जो करते हैं प्रोटीन्स को इंपोर्ट करने का काम करते हैं। अब ये किस टाइप से प्रोटीन्स को ले जाते हैं, तो प्रोटीन ट्रांसलोकेटेड कॉम्प्लेक्स इस प्रोटीन्स को प्रॉपर ऑर्गेन्स तक पहुंचाने का काम करता है। कैसे? अब क्या होता है, जब जो प्रोटीन है एक अपने एंटर करता है ऑर्गेनेल में, तो यहाँ पर इससे दो चैपेरॉन जुड़ते हैं। पहले फर्स्ट क्लास के चैपेरॉन जुड़ते हैं एंड उसके बाद इसे अनदर क्लास के चैपेरॉनिन्स अटैच्ड होते हैं। इसके बाद एक इस पे सिंगल सीक्वेंसिंग और या फिर सिंगल टारगेटिंग कॉम्प्लेक्स जुड़ता है। इसके बाद ये अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 क्लास के चैपेरॉनिन्स प्रेजेंट है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिंगल पेप्टिडेज प्रेजेंट है। चलिए आगे हम जानते हैं जो फंक्शन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के वो क्या क्या होते हैं। जैसे कि एटीपी का ट्रांसपोर्ट करना, लिपिड का सिंथेसिस करना, सेल रेस्पिरेशन करना। ये क्या करते हैं, कैल्शियम आयन को स्टोरेज करते हैं, फिर इसको पूरी बॉडी में रेगुलेट करने का काम करता है ताकि इनकी कंसंट्रेशन जो है साइटोसोल में बनी रहे। इसके बाद इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड और एडिंग ऑफ CoA, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ कीटो एसिड। आगे हम फैक्ट जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का पता कॉलिकल ने लगाया था और इसको नाम दिया था सीबेंडा ने। पर इससे पहले भी कुछ चीजें हुई थी, चलिए उसके बारे में जानते हैं। जो कॉलिकल थे इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा था 1857 में और उनके बाद फ्लेमिंग आए, उन्होंने 1882 में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। जो फर्स्ट डिस्क्राइब किया था वो अल्टमान ने किया था 1894 में और इन्होंने तो माइटोकॉन्ड्रिया को नाम भी दिया था और वो नाम था बायोब्लास्ट। इसके बाद मॉरिसन आए जिन्होंने 1966 में ये सजेस्ट किया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो ओरिजिन हुआ है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम ER एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हुआ है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इससे सबसे ज़्यादा पाया जाता है बर्ड के मसल्स में। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि आप खुद ही सोच सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे ज़्यादा ज़रूरत वहाँ पर होगी जहाँ पर एनर्जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो बर्ड में सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जब वो उड़ता है तो उसकी मसल्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसीलिए बर्ड्स में सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। लगभग 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया बर्ड्स की मसल्स में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ड्राइव होते हैं लीवर सेल से, जो कंटेन करे रखते हैं 70% प्रोटीन और 25 से 30% लिपिड्स और RNA को। माइटोकॉन्ड्रिया को जैसे कि आप जानते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये एनर्जी को रिलीज करने का काम करते हैं और डिफरेंट टाइप्स के माइटोकॉन्ड्रिया डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आगे हम एपीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।